हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज क्लास 11th का हम लोग थर्ड चैप्टर मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग मोशन इन प्लेन का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मोशन इन प्लेन दो पार्ट में बटा है, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल। तो मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है? मोशन इन प्लेन का मतलब होता है मोशन इन 2D, दो डायमेंशन या दो डायरेक्शन, मतलब एक्स में भी हो और वाई में भी मोशन हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि ये अगर मोशन करेगा, ठीक, अगर ये ऐसा जाए तो मोशन इन 1D, अगर ये ऐसा जाए वाई डायरेक्शन में तो भी मोशन इन 1D। बट सर ये एक्स वाई के बीच में ऐसा जाए तो क्या हुआ? मोशन इन 2D, मतलब ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो अगर कोई मोशन अगर सीधा चले तो मोशन इन 1D, ऐसा चले तो भी मोशन इन 1D, बट अगर कोई मोशन ऐसा चले तो मोशन इन 2D, दो डायमेंशन, मतलब वो एक्स में भी कुछ कुछ जा रहा है और वाई में भी कुछ कुछ जा रहा है। तो जो मोशन दोनों डायरेक्शन में होता है, दोनों डायमेंशन में होता है, उसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। अब ये जो चैप्टर बटा है वेक्टर फॉर्म में और प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहां आता है वो लाइट वेक्टर। तो वेक्टर हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में। वेक्टर क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमारे पास दो चीज होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे हम लोग फोर्स बोल लें, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल लें, या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, सबके लिए क्या चाहिए? सबके लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे 5 न्यूटन फोर्स, तो अगर ये बॉक्स है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगाएंगे तो सर डायरेक्शन चाहिए कि 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में लगा, साउथ में लगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो समझ में आ गया, वेक्टर क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो पहला है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर का मतलब कि सर दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम डायरेक्शन हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड। मतलब सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। और निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? सर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, मतलब सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड हो, बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। देन है कोप्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स। जैसे ये है हमारा x और ये है हमारा y, इसी प्लेन पे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है। मतलब एक ही प्लेन पे अगर बहुत सारे वेक्टर्स लाई करते हैं, जितने भी वेक्टर्स लाई करते हैं सबको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। इसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है सबका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। जैसे एक ही इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर यहां भी निकले, इसी इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर यहां भी निकले, इसी इनिशियल पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में भी वेक्टर निकलता है, सेम इनिशियल पॉइंट हो, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ए कैप, मतलब एक यूनिट वेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आप लोग ये बात समझिएगा कि अगर हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करें,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, जैसे ए एक यूनिट है, इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग ए के ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। जैसे बी है तो बी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी के ऊपर एरो लगा देंगे, और जो आगे वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, हेड, और जो पीछे वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, टेल। आगे वाला हो गया हेड, पीछे वाला हो गया हमारा टेल। तो सर मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, मोड में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मोड, इसके अंदर ए, तो ए का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अब यहां लिखा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये ए बी सी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई, जे और के लिखते हैं। सर कौन से पॉइंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आप लोग बस इतना समझिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ए, ये वाला टर्म क्या हो गया, बी, और ये वाला टर्म क्या हो गया, सी। इन लोगों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है रूट के अंदर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो हम लोग यूनिट वेक्टर में यहाँ पुट करते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहाँ होता है, बाहर, ऐसा बाहर रहता है जेड एक्सिस। तो हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक, और यहाँ कोई पॉइंट है 2, 3, 5। तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहला लिखा है 2, तो इसको लिखेंगे 2i कैप। क्यों, क्योंकि सर वो 2 एक्स डायरेक्शन में आया होगा, एक्स डायरेक्शन में आया होगा तो 2i कैप, ठीक है, प्लस जो दूसरा लिखा होगा 3, वो वाई में गया होगा 3, ठीक है, तो उसको लिखेंगे 3j कैप, और फिर जो लास्ट वाला है 5, वो कहीं इधर आया होगा 5, तो लिखेंगे 5k कैप। सर यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि जो x डायरेक्शन में हो उसको i कैप से डिनोट करते हैं, जो y में हो उसको j से, और जो z एक्सिस में हो उसको k से डिनोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम लोग x को i से, y को j से, z को k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग सिखाए हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी आएगा वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में आई जे के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए, इसका अगर निकालना हो तो मोड ए, ये क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड, ठीक। सर अगर इसका यूनिट वेक्टर कोई बोले तो, सर देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, अभी तुरंत सीखे हैं कि ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है हमारा पूरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, जो भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है वो पूरा पूरा लिख देना है, अपॉन जो भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले हैं ये वाला वो भी लिख दीजिए, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25, तो 9 4 13, 13 और 25, अरे 25 13, 25 10 35 38, तो 2i कैप बाई 38 लिख सकते हैं, प्लस 3j कैप बाई 38 प्लस 5k कैप अपॉन 38। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 38 आएगा, और हम लोग सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। तो हम लोग क्या क्या सीखे सर, कि वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हम लोग का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट करके सबका स्क्वायर कर देते हैं, हमारा यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई 2 वेक्टर दिया है तो उसको हम लोग को ऐड भी करना पड़ेगा, तो एडिशन कैसे करते हैं, तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। 2 लॉ बनाया गया है, सिंपल हम लोग 2 + 3 = 5 वैसे ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 लॉ है, ये कितने वेक्टर को ऐड करने के लिए बनाया जाता है, 2 वेक्टर को। अगर हम लोग को 2 वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हेड टू टेल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है ए, हमारे पास दूसरा वेक्टर यहाँ है बी,
ठीक, अब ये दो वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे सर, ये तो एक वेक्टर हो गया ए, और दूसरा जो बी है उसको हम लोग हेड टू टेल, ये वाला हेड हो गया, इसको हम लोग उठा के यहाँ रख दिए ऐसे बी वेक्टर। तो देखिएगा ये बी को लाके यहाँ रख दिए, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ रखे, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ रखे, तो हमारा जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड क्या देगा, रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी, यही रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी। तो हम लोग नॉर्मली 2 + 3 नहीं जोड़ सकते हैं, हम लोग ऐसे, ये एक लॉ है, आपको लॉ समझना होगा कि अगर ए है उसको टेल से, हेड से टेल जोड़ दीजिए, जो तीसरा साइड है वो बताता है हमारा रिजल्टेंट। अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसमें भी सेम, ये ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, सर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ए वेक्टर है, पिछली बार हम लोग इसको लाके यहाँ जोड़े थे, क्यों, क्योंकि एक का टेल दूसरे के हेड के साथ जोड़ना है, इस बार हम लोग इसको यहाँ रख दिए, क्यों सर, क्योंकि टेल से टेल जोड़ दिए, लिखा है ना कि टेल टू टेल जोड़ सकते हैं, टेल टू टेल, इसका टेल लाए और यहाँ रख दिए। अब सर इसमें इसको एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंड करिए, यहाँ क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, जो उसका बीच में डायगोनल है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट। एक पैरेललोग्राम बन गया, जो बीच में जो रिजल्टेंट डायगोनल है, ठीक है, वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एडिशन में, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट, ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, a² + b² + 2ab cos थीटा, उसका प्रूफ है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इन ट्रायंगल BCD, छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे और निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, DC, हाइपोटेनस क्या है, B। तो यहां से सर DC किसके बराबर आ गया, B sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे cos थीटा भी निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, B/H। इसी वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, B। इसी वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, BC, हाइपोटेनस B/H, B। तो यहां से BC बराबर आ गया B cos थीटा। हम लोग क्या किए, DC और BC का वैल्यू निकाले। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग DC और BC का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AD² = AC² + DC को, AC को क्या लिख सकते हैं, AB + BC लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, प्लस DC को, D और C को, तो DC ही लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करें, वैल्यू पुट करते हैं। तो AD क्या है, हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर है, AB क्या है, AB, A से लेके B तक A वेक्टर है, BC क्या है, BC हम लोग निकाले हैं, BC है B cos थीटा, प्लस DC क्या है, DC B sin थीटा। जो वैल्यू लिखा हुआ है वो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग a + b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, तो a² + b² + 2ab, और इसको भी ओपन करो ब्रैकेट को, b² sin² थीटा, ये b² sin² थीटा हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग r² रखो, a² प्लस, अब ये जो हमारा b² cos² थीटा, b² sin² थीटा, इसको हम लोग एक साथ रख लिए, तो b² cos² थीटा प्लस sin² थीटा एक साथ आ गया, यहाँ पे आ गया 2ab cos थीटा। अब साइन और कॉस कितना होता है, दोनों का जोड़ 1 होता है, तो सर r² = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्यों सर, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये तो 1 हो गया, a आया, b आया और ये आ गया,
अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग प्रूफ किए। होप आपको प्रूफ समझ में आ गया हो। पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे और वहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, निकाल लिए, वहां से डीसी और बीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में गए, ठीक है, ये डीसी और बीसी निकल गया। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में गए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए यहाँ पे और वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम लोग एडिशन तो सीख गए, एडिशन का 2 लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब हम लोग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में आता है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूं। इसके 2 टाइप है, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट में सेम मल्टीप्लाई हो, आई आई जे जे के तो वैल्यू 1 आता है। अगर अपोजिट मल्टीप्लाई हो, कोई और सेम के अलावा कोई भी और मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग आई क्रॉस आई करें तो वैल्यू क्या आएगा, 0। आई डॉट आई में वैल्यू 1 था, सेम वैल्यू 1, इसमें सेम वैल्यू 0। जैसे हम लोग जे क्रॉस जे करें वैल्यू क्या आएगा, 0। अगर हम लोग के क्रॉस के करें वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, डॉट प्रोडक्ट के अंदर सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन 1। अब सर इसे मान लेते हैं आई को हम लोग जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को इसमें 2 चीज सीखना है। पहला, क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो निगेटिव। अगर क्लॉकवाइज चले मतलब आई और जे का मल्टीप्लाई करें तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किए तो क्लॉकवाइज गया तो आंसर क्या आया, के, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब जैसे जे क्रॉस के करेंगे, ये जे और के को करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब हम लोग के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जे आएगा। देखिए के क्रॉस आई, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज गए, आंसर क्या आया, जे। अब हम लोग उल्टा घूमते हैं, अगर जैसे जे क्रॉस आई, हम लोग इधर से आ गए, जे क्रॉस आई, तो नेक्स्ट क्या है, के है, तो के लिखेंगे बट ये माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर एंटी क्लॉक के लिए क्या लिखते हैं, माइनस। अब जैसे हम लोग यहां से के क्रॉस जे लिखे, के और जे, तो के क्रॉस जे जब जाएंगे तो नेक्स्ट क्या है, आई, तो आई लिखेंगे, बट ये आई क्या होगा, एंटी क्लॉक गया है तो माइनस में, ठीक। तो होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। अगर आपको पहले लेक्चर में सब कुछ समझ में आ रहा हो यहाँ तक, तो फिर मैं आपको सेकंड लेक्चर भी कल अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।